अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलाम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी परवाजों पर आयद पाबंदी उठा ली है। तुर्बत और गवादर के सिवा मुल्क भर से बैनुल अक़वामी परवाजों को ऑपरेट करने की इजाजत दे दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाजों की बहाली का नोटम जारी कर दिया है। 250 के करीब परवाजें पाकिस्तान आएंगी। कोरोना वायरस के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कार्गो, खुसूसी और सफारती परवाजें भी ऑपरेशन जारी रख सकेंगी। हुकूमत का बड़ा फैसला, बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल कर दी। आज से तमाम गैर मुल्की मुसाफिर और चार्टर परवाजों को पाकिस्तान में दोबारा ऑपरेट करने की इजाजत दे दी गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ ने समा से गुफ्तगू में ये खुशखबरी सुनाई। 250 के करीब परवाजें हर हफ्ते उड़ेंगी, अंदर आने वाली जो पाकिस्तान आएंगी, और इसी तरह बाहर जाने वाली जो डिमांड होगी उसके मुताबिक। बाहर जाने का नंबर अनलिमिटेड हो सकता है। जो पाकिस्तान में आने वाली परवाजें हैं वो तकरीबन 250 के करीब हैं, लेकिन तमाम एयरलाइनें जो पाकिस्तान आती हैं उनको इजाजत दे दी गई है। कोरोना वायरस के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। ऑपरेशन में सेहत से मुताल्लिक तमाम प्रोटोकॉल पर अमल दरामद सख्त होगा। मुईद यूसुफ ने ये भी बता दिया। सिर्फ उन मुसाफिरों की टेस्टिंग होगी जो जिनमें को अलामात हैं कोरोना की, बाकी बगैर टेस्टिंग के अपने घरों को जाएंगे। लेकिन तमाम मुसाफिरों को 14 दिन घर में सेल्फ आइसोलेशन में करंटीना करना पड़ेगा। बैनुल अक़वामी परवाजों के साथ कार्गो, खुसूसी और सिफारती परवाजें भी ऑपरेशन जारी रख सकेंगी। तमाम एयरलाइंस को ऑपरेटिंग कवायद पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। गवादर और तुर्बत के लिए परवाजों पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। और अब आपको बताएं, कराची में नौजवान बाईपास के करीब पुलिस मुकाबले में सिपाही शहीद हो गया। मदद को पहुंचने वाली पुलिस मोबाइल को हादसा पेश आ गया। सब इंस्पेक्टर शहीद जबकि खातून SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। उसको थाने लेकर आओ अभी के अभी। इस मस्जिद का बड़ा मुझे अभी चाहिए। इन खातून SHO शराफत खान को कौन नहीं जानता, जो पिछले दिनों सख्त लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए दबंग अंदाज में नजर आई थीं। हैरान हो गए ना देखकर कि ये खातून अस्पताल कैसे पहुंच गईं। नॉर्दर्न बाईपास के करीब कांस्टेबल इरफान और सुबहान का डकैतों से मुकाबला हुआ, जिसमें कांस्टेबल इरफान शहीद हो गया। सुबहान ने सुरजानी थाने से मदद मांगी तो खातून SHO दबंग अंदाज में डकैतों का बैंड बचाने निकल पड़ी, मगर तेज रफ्तारी की वजह से पुलिस मोबाइल रास्ते में ही उलट गई, जिसके बाइस सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल जाँ बहक जबकि SHO शराफत खान 3 एहलकारों समेत जख्मी होकर अस्पताल पहुँच गयी। इमरजेंसी में ये लोग निकले थाने से, सरजानी थाने में होते थे, और ये लोग जो है ना वहीं पे कहीं मुकाबला हुआ है तो ये भाई को गोली लगी है, और जो है ना यहाँ पे नहीं नादरन पे इनका कहीं मुकाबला हुआ है, कोई शहीद हो गए बेचारे। पुलिस ने फायरिंग करने वाले डकैतों की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची का अमन एक बार फिर मुल्क दुश्मनों की आंखों में चुभने लगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन में रेंजर्स पर 3 हमले, 2 एहलकार और 2 राहगीर शहीद हो गए, जबकि रेंजर्स एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी भी हो गए। हमला कराची, गोटकी और लाड़काना में हुआ है। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि हमलावरों को बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है। सिंध में पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सरगर्म, एक ही दिन में रेंजर्स को 4 जगहों पर निशाना बनाने की कोशिश। घोटकी में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, 2 एहलकार और 1 राहगीर शहीद, 5 अफराद जख्मी हुए। जाए धमाका की जानिब जाने वाली बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी पुरस्रार हादसे का शिकार हो गई। जिस तरह हमें इतला मिली सखर में तो हमने इमीडिएटली वहाँ से रश किया। SSP साहब, DC साहब, सरदार साहब मेरे राब्ते में थे। जब हम मोटरवे में थे तो मेरी जो BD टीम थी उसकी गाड़ी जो है वो पिछला टायर उसका बस हुआ, तो वो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुई, उसमें हमारा 1 बंदा शहीद हो गया और कोई 4 क्रिटिकल कंडीशन में हैं, टांगे टूटी हुई हैं, 1 सीरियस है। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में VIP रोड पर भी रेंजर्स को निशाना बनाया गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार चौकी पर क्रैकर फेंककर फरार हो गए। हम दुश्मनों ने कराची में भी रेंजर्स पर हमला किया।
लियाकताबाद के करीब दस्ती बम हमले में एक शहरी शहीद हो गया, जबकि रेंजर्स एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। हमले में रेंजर्स की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। जाए वकू से क्रैकर का क्लच बरामद कर लिया गया। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि हमलावरों को बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है। हमलों में मुमकिना तौर पर अलहदगी पसंद तंजीमें मुलव्विस हैं। चंद रोज में सिंध रेंजर्स पर तीसरी बार हमला किया गया। लियाकताबाद और गुज़िश्ता दिनों गुलिस्तान जौहर में होने वाले हमले में मुमासलत पाई जाती है। कराची, लाड़काना और गोटकी में होने वाले क्रैकर हमलों की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है, जिसके मुताबिक तीनों धमाकों में इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद में मुमासलत पाई गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आमिर मजीद ने हमें ज्वाइन किया। आमिर, बताएगा इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मजीद क्या बता रही है, क्या पता चल सका है, हमलावरों के ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं? जी महक, कराची, लाड़काना और घोटकी में होने वाले जो रेंजर्स पर हमले हैं उनकी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक घोटकी, लाड़काना और कराची में जो क्रैकर में इस्तेमाल होने वाला जो बारूदी मवाद है उसमें मवासलत पाई गई है। इसके अलावा ये भी शुबा ज़ाहिर किया गया है जो बारूदी मवाद है वो एक ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ। इसके अलावा बताया गया 3 जो कलदम तंजीमें हैं वो इस हमले में मुलविस हैं, जिनमें अब पहली बार बलोच रिपब्लिकन आर्मी का नाम आ रहा है। इसके बाद सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी है और कराची में MKM लंदन को कलदम करार दिया गया है, उन का नाम आ रहा है कि वो इस हमले में जो है वो मुलविस हैं। ये भी बताया गया है जो बारूदी मवाद है वो बलोचिस्तान से बारास्ता इंडस हाईवे और नेशनल हाईवे कराची लाया गया और यहाँ पर जो कराची में जो हमला हुआ है, हमला आवरों को जो है ये जामशोरों और लाड़काना से आए थे, इनको यहाँ पर रहाई दी गई। अब जो है वो ताने बाने जो है वो जोड़ना शुरू कर दिए हैं। इब्तदाई तहकीकात में ये तो साबित हो गया कि एक जो ग्रोह है, जो 3 जो मुख्तलिफ कलदम तंजीमें हैं उनका जॉइंट वेंचर है वो इस हमलों में मुलविस है। अब इनके जो एहलकार हैं जो रूपोच हुए हैं, जो फरार हुए हैं, ख़ासतौर पर जो जामशोरों और लाड़काना में जो कलदम तंजीम जो है काम कर रही है उनके कारिंदों की गिरफ्तारियों का अमल जो है अब शुरू होगा। जी ठीक आमिर, बेहद शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। रेंजर्स पर 9 रोज में 5 हमले किए गए। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक 3 हमलों में एक ही ग्रुप मुलविस है। बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जाने वाले अलहदगी पसंद ग्रुप के हमलों में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। कराची समेत सिंध भर में अमन कायम करने के लिए रेंजर्स की कार्रवाइयां अब मुल्क दुश्मनों को खटकने लगी हैं। कराची, गोटकी और लाड़काना में रेंजर्स पर हमलों के ताने बाने बैरून मुल्क मिलने लगे। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक अलहदगी पसंद ग्रोह ने कराची की सियासी जमात के अस्करी विंग से गठजोड़ किया और शहर का अमन तबाह करने की कोशिश की है। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दी की इस गठजोड़ को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ माली मावनत फराहम कर रही है। 10 जून को गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की मोबाइल जबकि लांडी में चौकी के करीब 10 बम हमले किए गए। तहकीकाती इदारों का कहना है कि महमूद सिद्दीकी समेत ऐसे कई दहशतगर्द भारत में मुकीम हैं जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों को माली मावनत फराहम कर रहे होते हैं। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। घोटकी धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई है। शहदा को सलामी पेश की गई है। शहीद सिपाही ज़हूर अहमद की मैयत बहावल नगर और शहीद सिपाही फैयाज अहमद की मैयत मटियारी रवाना कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहदा को सलाम पेश किया गया है। घोटकी धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा की गई है और शहीद सिपाही ज़हूर अहमद की मैयत बहावल नगर जबकि शहीद सिपाही फैयाज अहमद की मैयत मटियारी रवाना कर दी गई। कराची में दहशतगर्द हमले ने गरीब घराने का चराग गुल कर दिया। 30 साला काशिफ खुशी खुशी अपनी वालिदा के साथ एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम लेने गया था। मां को तो अभी तक बताया ही नहीं कि उसका लख्ते जिगर अब नहीं रहा। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। जिंदगी का पहिया चलाना चाहते हैं, हुकूमती इमदाद लेने आ जाएं। मौत से एक रात पहले मोबाइल पर आने वाला ये मैसेज काशिफ के लिए जिंदगी का आखिरी पैगाम साबित हुआ। सुबह सवेरे वालिदा के साथ इमदादी रकम लेने एहसास प्रोग्राम के दफ्तर गया था, मगर मौत वहाँ पहले से काशिफ की मुंतज़िर थी। रात को जो ना वो SMS आया था कि ना पैसों के लिए ना 12,000 जो इमरान खान ने, तो उन पैसों के लिए वो रात को मुझे बोल रहा था कि ना तुम चले आना। मैंने बोला मैं ड्यूटी पे आऊँगा, मैं वहाँ से वापसी आऊँगा ना, तो मैं नहीं जा सकता। तो मुझे बहुत बोल रहा है नहीं मैं नहीं जा रहा ना,
मैंने तुम चले जाओ अपने काम से, छुट्टी कर लो तो आज छुट्टी कर लो। तो 12,000 रुपये लेने का था। अम्मी अंदर थी, उसकी अम्मी को अभी नहीं मालूम कि एक्सपायर हो गया ये। मोटर का काम करने वाला काशिफ एक बच्चे का बाप था और वो चंद रोज पहले ही पंजाब में अपने बेटे और बीवी से मिलकर कराची आया था। मोटर होती है ना, इसका काम करता था ये। शादीशुदा इनकी एक बेटी है, वो पंजाब में नाराज़गी है इनकी बेगम से। अभी ये होकर आते तकरीबन 15 दिन हो गए। काशिफ 4 बहन भाइयों की आंख का तारा था। नौजवान की यूं नागहानी मौत पर हर आंख अश्कबार है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने कराची समेत दीगर शहरों में रेंजर्स पर हमलों का नोटिस ले लिया। फौरी इंक्वायरी करके हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। घोटकी और कराची में सिंध रेंजर्स पर हमले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फौरी बैठक लगाई। आईजी सिंध, एडिशनल आईजी, रेंजर्स और हसास इदारों के अफसरान को भी बुलाया। कहा हुकूमत कोरोना के खिलाफ मसरूफ है तो अमन बिगड़ना नहीं चाहिए। सूबे के अमन अमान से मुताल्लिक कल शाम तक रिपोर्ट मिलनी चाहिए। किसी शहरी या किसी अहलकार का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। वजीर आला सिंध ने पुलिस को गश्त बढ़ाने का हुक्म दिया और रेंजर्स जवानों पर हमला करने वालों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत भी की। अमन अमान से मुताल्लिक हंगामी इजलास में प्लानिंग, ऑपरेशन और इंटेलिजेंस के काम को तेज करने का भी फैसला हुआ। उधर गवर्नर इमरान इस्माइल ने डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध से राब्ता करके लियाकताबाद हमले की फौरी इंक्वायरी की रिपोर्ट मांग ली। कहा फराइज की अंजामदेही में कोताही बरतने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाए। गवर्नर सिंध ने जख्मियों को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत की। रेंजर्स को पूरे सिंध में वैसे ही इख्तियारात दिए जाएं जैसे कराची में है। विफाकी वजीर अली जैदी ने मुतालबा कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान के दुश्मन सिंध में रेंजर्स पर हमले कर रहे हैं। ये एंटी पाकिस्तान नेक्सस है। ये जो लाड़काना, कराची और घोटकी में जो हमले हुए हैं, रेंजर्स की जवान हमारे हमें प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो छोटे शहरों में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं लोग, उनके लिए भी रेंजर्स के लिए पूरे सिंध में पुलिसिंग पावर्स रेंजर्स की एक्सटेंड की जाए। सिर्फ कराची तक ना रखी जाए। वो भी हमारे सिंधी भाई हैं, कराची में भी सिंधी भाई हैं, सिंध में सिंध के लोग रहते हैं, सिंधी लोग रहते हैं, लेकिन हर जान कीमती है। अब आपको बताएं, एएनएफ ने मुनशियात में इस्तेमाल होने वाला केमिकल कराची से अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। केमिकल से भरा ट्रक पकड़ लिया। मजीद बात करेंगे, सऊद बिन मुर्तजा ने हमें ज्वाइन किया। सऊद, एक अहम कार्रवाई, कामयाब कार्रवाई की गई है, कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, देखें, एंटी नारकोटिक्स फोर्स क्लिफ्टन ने खुफिया इतला पर यह बड़ी कार्रवाई की है और ममनुआ केमिकल तक करोड़ों रुपए का जो अफगानिस्तान स्मगल किया जा रहा था उसकी कोशिश नाकाम बनाई और एएनएफ ने इस कार्रवाई के दौरान 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया। जबकि इस केमिकल जो हजारों ग्राम बताया जा रहा है लीटर ये केमिकल था, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है और मुलजमान के खिलाफ एएनएफ ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ठीक, तफ्तीश का अमल जारी है। सऊद, आपका शुक्रिया। लाड़काना में 9 साला बच्चे को अगवा करने वाले 2 मुलजमान को पुलिस ने 5 रोज बाद गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। मजीद बात करेंगे नवीद लाड़क से। नवीद, कहिएगा क्या बताना इन मुलजमान का, बच्चे को अभी तक क्यों बाजियाब नहीं करवाया गया? कुछ और भी लोग इनके साथ शामिल हैं? जी बिल्कुल, महक लाड़काना का इलाका बॉर्डर है। वहाँ के चन्ना महल से 5 रोज कबल अगवा किया गया 9 साला बच्चा मुस्लिम सुमरो ताहल बाजाब ना हो सका है। थाना बार्डर की पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुदेद में अगवा का मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान जुल्फकार शेख और अजहर बुलेदी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ताहाल जो बच्चा है वो बाजियाब ना हो सका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जुल्फकार शेख दोस्ती रखने के लिए बच्चे की वालदा को तंग करता था और दोस्ती ना रखने और बड़ों को शिकायत करने पर मरकजी मुलजिम जो जुल्फकार है उसने खातून से बदला लेने के लिए अपने साथियों समेत बच्चे को अगवा किया है और बच्चे के जो मुलजिम है उसकी निशानदेही पर सीता रोड वाला इलाका है दादू का, वहाँ पर छापा भी मारा गया, लेकिन मुलजिम थे वो जो है वो घर खाली करके फरार हो गए और ताहाल बच्चा जो है वो रिकवर ना हो सका है। ठीक, नवीद, आपका बेहद शुक्रिया। बड़े फैसले की बात करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी शोकस नोटिस भी खत्म। फुल कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज के अहले खाना से तमाम जायदादों के जराए आमदन अलग अलग पूछे जाएं। FBI 60 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करने का पाबंद है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे।
बड़ी अदालत का बड़े केस में बड़ा फैसला आ गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जारी किया गया शो कॉज नोटिस भी खत्म। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू 7 दिन में जज के अहले खाना को नोटिस भिजवाएंगे। अहले खाना से तमाम जायदादों के जराए आमदन अलग अलग पूछे जाएंगे। अहले खाना में से किसी के बैरून मुल्क होने के बावजूद कार्रवाई में ताखीर नहीं होगी। जज के अहले खाना को इससे कबल जारी FBR नोटिस का लदम करार। FBR 60 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करने का पाबंद होगा। चेयरमैन FBR 75 दिन में अपने दस्तखत से रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएंगे। फैसले में कहा गया है कि कानून के मुताबिक अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई बनती हुई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद नोटिस की मजाज होगी। फैसले से किसी फरीक का अपील का हक मुतासिर नहीं होगा। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने इजाफी नोट लिखा। तीनों जजों ने मामला FBR को भेजने की मुखालफत की। इजाफी नोट में लिखा कि कोई जज कानून से बालातर नहीं, लेकिन जजेस के हकूक का तहफ्फुज करना अदलिया की आज़ादी के लिए लाजमी है। जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी। इजाफी नोट में लिखा कि जज को खुद दरख्वास्त देना ज़ेब नहीं देता। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सूप केस जीत हार के लिए नहीं लड़ा था। शाम को याद आया केस तो मैं जीत गया। हुकूमती वकील फरोग नसीम का कहना है हार जीत का केस नहीं, फिर भी तकनीकी तौर पर हम जीत गए। पहले आपको सुनवाते हैं कि फैसला आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा था। जीत हार का तो था नहीं। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। ये केस जीत हार का नहीं था। ये केस सर इधर रुक जाएं। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल कर लिया। वजीर आजम ने हुकूमती शख्सियात को अदालती फैसले पर तबसरा न करने की हिदायत कर दी। शहजाद अकबर बोले रेफरेंस भेजने के बाद हुकूमत का काम खत्म हो गया। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से बड़ी अदालत का फैसला, हुकूमत ने भी आमीन कह दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म अदालती फैसले से मुतमईन, हुकूमती शख्सियात को फैसले पर तबसरा करने से रोक दिया। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। ये हरगिज किसी की जीत नहीं है और किसी की हार नहीं है। जिस दिन आपने अपना रेफरेंस बना के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया, उस दिन के बाद से हुकूमती काम खत्म हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिबली फराद और शहजाद अकबर वज़ीर आज़म की हिदायत की सख्ती से पाबंदी करते दिखाई दिए। इंतहाई सेंसिटिव इशू है, हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसे सवाल और जवाब हो, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सवालात न पूछे। शहजाद अकबर का कहना था कि कोई ये न समझे कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं। जवाब न देने का मकसद सिर्फ यही है कि मामले को मुतनाज़ा न बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत के फरीक बनने पर बाज़ अराकीन ने सवालात उठा दिए। कहते हैं कि इस बात का जायजा लेना होगा कि हम क्यों इस केस का हिस्सा बने। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान का कहना था कि जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत की नाकामी क्यों हुई और हम क्यों इस केस का हिस्सा बने। अरकान का कहना था कि जस्टिस फाइज ईसा केस से हमें सियासी फायदा हुआ या नुकसान। वज़ीर आज़म इमरान खान अरकान की राय पर खामोश रहे। इजलास में जहां बास अरकान की तरफ से सवालात उठाए गए, वहीं किसी रुकन ने ये नहीं कहा कि इस केस में जाने का फैसला दुरुस्त था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान के असासे बनाने के जराए नामालूम, जाली और ख्याली हैं। लाहौर से रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। नैब रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया गया है कि 1990 में शहबाज शरीफ खानदान के कुल असासे 20 लाख रुपए से जायद थे। 1997 में शहबाज शरीफ पहली मर्तबा वज़ीर आला बने तो ये असासे 3 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गए। 2003 में शहबाज शरीफ और उनके बेटों ने पहली मर्तबा अलग अलग असासों की तफसीलात जमा कराईं और असासे 4 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। 2004 से 2008 तक हमजा शहबाज के अलावा खानदान के किसी फर्द ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराईं। 2009 में शहबाज शरीफ को उनकी बीवियों और बच्चों के बैरून मुल्क अकाउंट से भारी रकूम ट्रांसफर हुई।
नैब रिपोर्ट में ये भी इल्जाम आयद किया गया है कि 2009 में शहबाज शरीफ खानदान के असासे 1 अरब के करीब थे, जो 2018 में 7 अरब से तजावुज कर गए। रियाज अहमद, समा, लाहौर। अब आपको बताएं कि नैब बलोचिस्तान ने स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल कद्दूस बजिंजो और साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह जहरी को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक दोनों को मुबैशना करप्शन केस की तहकीकात के सिलसिले में 23 जून को तलब किया गया है, जहां वो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाब सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कद्दूस बजिंजो से 2017-18 में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को सरमायाकारी के लिए दी जाने वाली रकम के बारे में तहकीकात की जाएगी। हुकूमत बलोचिस्तान ने अपनी रकम निकलवाने के लिए कंपनी को खतूत लिखे, लेकिन ताहाल रकम की वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक दोनों साबिक वज़राए आला से इस कंपनी को लिखे गए खतूत और इनके अदवार में किए जाने वाले राबतों के हवाले से तहकीकात की जाएगी। और यहाँ आपको खबर देंगे कराची में होने वाले सेलेक्टेड लॉकडाउन के हवाले से। सिंध सरकार ने इस बार भी फैसला ज़रूर किया, मगर कई मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में जानिए। लगे हुए हैं रोकने के लिए, लेकिन मार्केट्स खुली हैं। जी हां, सिंध सरकार का आवाम को कोरोना से बचाने के लिए फैसला हुक्म तक ही महदूद रहा। सेलेक्टेड लॉकडाउन के दौरान भी कई इलाके खुले हुए नजर आए। देखिए, ये है तारिक रोड का वो हिस्सा जहां लॉकडाउन करने का कहा गया है, मगर दुकानें भी खुली हैं और लोगों के आने जाने पर भी पाबंदी नहीं। इस मार्केट के सदर का कहना है कि मौसल लॉकडाउन करना है तो सब बंद करना होगा। अगर लॉकडाउन करना है तो पूरा लॉकडाउन करना चाहिए। तीतर बेटा आधा कर दिया, क्या वहाँ कोरोना है यहाँ कोरोना नहीं है, ये बहुत मसला हो गया है। इसी तरह बहादुराबाद, मलीर समेत दीगर इलाकों में भी लगे टेंट सिर्फ नुमाइशी ही रहे। दूसरी जानिब सदर एमेजिना रोड, कायदाबाद की मार्केट्स में पाबंदी पर सख्ती नजर आई। इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सदर ने हुकूमती इकदाम की सख्त मजम्मत करते हुए बाजार फौरी खोलने की दरख्वास्त कर दी। मेन मार्केट है वो बंद कर दी गई, इस तरह से नाजायज है। तकरीबन जो 2.5 से पौने 3 महीने पहले मार्केटें बंद कर गई, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसका अभी तक हम लोग जो है वो भुगत रहे हैं उसका नुकसान, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। नॉर्थ कराची की फातिमा जिन्ना सोसाइटी को रुकावटें लगाकर बंद किया गया। आई थिंक मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से ये वायरस बढ़ रहा है, लोग जो है SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक मजबूरन फैसला करना पड़ा था, जो मेरे ख्याल में बेहतर है। मार्केटें रात को देर तक खुले रहती हैं, इसी वजह से हो सकता है लॉकडाउन लगा हुआ है। काम पे नहीं गए, अभी सौदा लेने गए थे, सौदा लेके आ रहे हैं, अब सारा दिन घर में गुजारेंगे जब तक लॉकडाउन है। इसी तरह कोरंगी, मलीर, जमशेद टाउन और औरंगी टाउन की मुख्तलिफ यूसीज को कोरोना के खतरे के पेश नजर सील किया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम, फैसल खान के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची से ही खबर है, जहां दिल के अस्पताल में डॉक्टर पर फायरिंग करने के वाक़े के खिलाफ मसीहाओं ने एहतजाज किया। अदालत ने मुलजिम CTD एहलकार कामरान को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। फैसल खान की रिपोर्ट। हुकूमत से सिक्योरिटी के लिए एहतजाज करने वाले ये डॉक्टर शायद भूल गए कि NICVD के जिस डॉक्टर पर फायरिंग की गई, गोलियां चलाने वाला सिक्योरिटी एहलकार ही था। अमराज कल्ब के सबसे बड़े अस्पताल में गुज़िश्ता रोज डॉक्टर फहद पर CTD एहलकार कामरान ने तल्ख कलामी पर फायरिंग कर दी थी। वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले डॉक्टर ने मुख्तलिफ शोबों का बाइकआउट किया और सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया। इस सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार नंबर 1 जो है हमारा होम डिपार्टमेंट है। आज का ये, अगर मुझे ये बताएं, अगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा अपने मफाद के लिए क्या अपनी गन इस्तेमाल कर सकता है? क्या अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता है। पुलिस लेवल पे अब सिक्योरिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर CTD क्राइम वाला बंदा आके हमें फायर कर सकता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करें बाकी इदारों से। तो आर्म लेवल पर रेंजर्स हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि हम आगे फॉरवर्ड। डॉक्टर ने अस्पताल इंतजामिया से भी मुतालबा किया कि अस्पताल के अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स की चौकियां बनाई जाएं। डॉक्टर फहद को फायरिंग करके जख्मी करने वाले CTD एहलकार कामरान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। चांद कहाँ है, क्या कर रहा है, सूरज किधर है, इसको ढूंढो। लगता है वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के पास आजकल चांद और सूरज का पीछा करने के सिवा कोई और काम बाकी नहीं है। जुम्मे को ट्वीट किया कि हफ्ते की सुबह सूरज को ग्रहण लगने जा रहा है। किसी ने गलती का एहसास दिलाया कि हुजूर, सूरज को ग्रहण हफ्ते के दिन नहीं, इतवार की सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान लगना है। एक गलती सुधारी तो सूरज की जगह चांद ग्रहण लिखकर दूसरी कर बैठे।
50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, आप पायलट से पूछिए। मैं माजरत चाहता हूँ। 50 रुपए फी किलोमीटर हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले फवाद चौधरी जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बने हैं तब से उनकी सियासत चांद और सूरज के गिर्द घूम रही है। जुमे को फवाद चौधरी ने पहला ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि 20 जून को सूरज ग्रहण होगा। हालांकि 20 नहीं बल्कि 21 जून की सुबह 9:20 से 9:50 तक सूरज को ग्रहण लगना है। मैं माजरत चाहता हूँ। क्या माजरत कर लेता? गूगल किया था, मैंने भी गूगल किया था, आप ही कर। गलती के एहसास ने फवाद चौधरी को पहला ट्वीट डिलीट करके दूसरा ट्वीट करने पर मजबूर किया। अभी एक गलती का सुधार हुआ ही था कि फवाद चौधरी दूसरी गलती कर बैठे। एक और ट्वीट में सूरज ग्रहण की जगह चांद ग्रहण लिखकर तफसीलात शेयर कर दी। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना साइंस में कोई इनकलाब बर्पा कर सके और न कोई काबिल जिक्र जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा पाए। खबरों में इन रहने के लिए आजकल फवाद चौधरी के पास बस चंदा मामा और सूरज भैया का ही सहारा है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। कोरोना की वबा पर काबू पाने और सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 61 तिब्बी आलात की दरामद और सप्लाई पर 3 माह के लिए सेल्स टैक्स मुकम्मल तौर पर मुआफ कर दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। एक तरफ कोरोना की वबा, दूसरी तरफ सेहत की सहूलियात का फुकदान। हुकूमत ने बैक वक्त दोनों मसाइल से निपटने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। 3 माह के लिए 61 तिब्बी आलात की बैरून मुल्क से दरामद और मुल्क में सप्लाई पर सेल्स टैक्स की मुकम्मल छूट दे दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिफिकेशन के मुताबिक रियल टाइम PCR सिस्टम, ट्यूब्स फॉर्मेट, बायो सेफ्टी कैबिनेट, ऑटो क्ल्यू, मल्टी चैनल पाइप और सिंगल चैनल पाइप की दरामद या सप्लाई पर अगले 3 माह सेल्स टैक्स नहीं लिया जाएगा। वैक्यूम फोल्ड, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, ओलेगो सैनिटाइजर्स, मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर और वॉल टैक्स मशीन भी इन अशिया की फहरिस्त में शामिल। इसके अलावा दस्तानों, गॉगल्स, एक्सरे मोबाइल मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, नोबलाइजर, N95 मास्क, वेंटिलेटर सर्किट, शूज कवर, सर्जिकल मास्क और फेस शील्ड्स पर भी टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान किया गया है। बैनुल अक़वामी सतह पर डेक्सामेथासोन के कोरोना मरीजों पर कामयाब तजुर्बे के बाद ये दवा पाकिस्तान में नायाब हो गई। लाहौर के मेडिकल स्टोर से डेक्सामेथासोन 1-2 दिनों में ही गायब कर दी गई। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। बरतानिया में कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों पर अच्छे नताइज। डेक्सामेथासोन लाहौर के मेडिकल स्टोर्स पर नायाब हो गई। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि ये दवा सिर्फ माहिर डॉक्टर्स के नुस्खे पर फराहम की जाती है। कंट्रोल ड्रग है, ये हर बंदे को दी नहीं जा सकती। स्वेयर कंडीशन में किसी किस्म की स्वेयर कंडीशन हो पेशेंट की, उसको दी जा सकती है और वो भी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक, अदरवाइज ये नहीं दे सकते। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान के मुताबिक डेक्सामेथासोन के ट्रायल्स पहले ही पंजाब हुकूमत कर रही है। लाइफ सेविंग ड्रग है और इसके लिए भी कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं जब किसी पेशेंट पे इसने इस्तेमाल होना है। और हमारा जो डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप है, वो ग्रुप अब से तकरीबन 1.5-2 माह पहले कई एडवाइजरीज और गाइडलाइंस इशू कर चुका है। डेक्सामेथासोन के एक इंजेक्शन की कीमत 15 से 20 रुपए जबकि गोली की कीमत 2 से 4 रुपए है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, सामा, लाहौर। भारत से आने वाली मॉनसून हवाएं टिड्डी दल को दोबारा पाकिस्तान ला सकती हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक जुलाई में टिड्डी दल 6 गुना ताकत के साथ हमलावर हो सकता है। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में जानिए। टिड्डी दल के हमले कम हुए हैं मगर खतरा भी बाकी है। पंजाब हुकाम ने जुलाई में टिड्डियों के एक और हमले की पेशगोई कर दी। कहते हैं मॉनसून बारिशों के आगाज के साथ ही टिड्डी दल दोबारा आ जाएगा। हमले को रोकने के लिए पंजाब ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। जुलाई में हमें खदशा है कि लोकेस्ट चोलिस्तान में दाखिल होगी। उसके अरेंजमेंट्स अल्लाह के फजल करम से PDM मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। माइक्रोन मशीनें हैं हमारे 12 हमारे पास मौजूद है इस वक्त और 20 का हमने ऑर्डर दिया जो कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक वो अल्लाह ताला के फजल करम से में पहुंच जाएंगी। हुकाम का कहना था कि दीगर इकदामात के साथ साथ किसानों को टिड्डियों को पकड़ने के लिए तरगीबात भी दे रहे हैं। ये टिड्डियाँ हुकूमत खरीदेगी। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से 20 रुपए फी किलो के हिसाब से एक ऑफर की गई है लोगों को, लेकिन उसमें थोड़ी सी वो एक अच्छा एक है जहाँ पे आबादी होती है। PDM में हुकाम ने यह भी दावा किया कि मानसून बारिशों की वजह से मुमकिन सैलाब के खतरात से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर।
बलोचिस्तान हुकूमत ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए मजीद हेलीकॉप्टर मांग लिए। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि बलोचिस्तान टिड्डी के दाखिले का गेटवे है, दीगर सूबे वसाइल यहाँ खर्च करें। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलोचिस्तान में टिड्डियों के वार जारी हैं। 32 अजला में टिड्डी दल से हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें, बागात और चरागाहें मुतासिर, ज़मींदारों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि पाक आर्मी टिड्डियों के खिलाफ हवाई स्प्रे के लिए मजीद हेलीकॉप्टर फराम करे। मजीद हमने गुजारिश की NDMA से कि एरियल स्प्रे के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि कुल 66 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में मुतासर हैं टिड्डी दल से, और उसमें सिर्फ 32 डिस्ट्रिक्ट जो है ऑलमोस्ट यानी 50% वो बलूचिस्तान में। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि बलूचिस्तान टिड्डियों के दाखिले का गेटवे है, दीगर सूबे इन्हें तल्फ करने के लिए वसाइल यहाँ खर्च करें। मुतासरा ज़मींदारों ने भी नुकसान के अजाले के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मदद की अपील की है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। अब आपको बताएं, स्वात में रेशमी कपड़ा बनाने के कारखानों में मजदूर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। घर का चूल्हा जलाने के खातिर हर किस्म के हालात से मुकाबला कर रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। स्वात में पावर लूम्स मजदूर बदहाली का शिकार, उजरत कम, वक्त और मेहनत ज्यादा, शराइत सख्त। रेशमी कपड़ा बुनती इन मशीनों के शोर में न जाने कितनी सिस्कियाँ, आहें और मजबूरियाँ दबी है। 42 साला फजल हयात ने भी हालात के साथ समझौता करना सीख लिया है। 9-10 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं, लेकिन इसलिए में गुजारा नहीं करते हैं। लॉकडाउन में मुझे कुछ सहूलत नहीं है, राशन भी नहीं मिलते, 12,000 रुपये नहीं मिलते। मैं मजदूर में क्या करूँ। लेबर यूनियन के लीडर भी उनके इस्तेहसाल और बुनियादी हुकूक से महरूमी पर हुक्मरानों से नाला है। यहाँ मजदूर का एहतसाल हो रहा है। 8 घंटे ड्यूटी है, मजदूरों से 12 घंटे ली जाती है। यहाँ पर मजदूर के बच्चों को तालीम की कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर उनके सेहत के लिए कोई प्रोग्राम नहीं, सोशल सिक्योरिटी में वो रजिस्टर नहीं है। 90 की दहाई तक स्वात में 500 कारखाने थे। 400 बंद होने से 40,000 से जायद मजदूर बेरोजगार हो गए। पावर लूम्स के मजदूर शबाना रोज मेहनत के बावजूद इस्तेहसाल का शिकार है। मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाले इन मेहनत कशों की किस्मत कब बदलेगी, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।